नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस क्लास में हम बच्चों आपके लिए लेके आए हैं गणित के कुछ MCQ क्वेश्चन। मतलब यहाँ पे हम बच्चों आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, मतलब प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर कितने नंबर का होता है, तो 1 नंबर का होता है। तो 1 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको बता दूं 6 क्वेश्चन आते हैं आपके MCQ क्वेश्चन, मतलब सही विकल्प चुनकर लिखिए। दूसरा प्रश्न आता है आपका खाली स्थान भरिए। तीसरा प्रश्न आता है बच्चों आपका सही जोड़ी वाला, और चौथा प्रश्न आता है सत्य असत्य वाला, और पांचवा प्रश्न आता है वो है कौन सा, वो है एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर वाले। तो इन सभी से कुल 30 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसे आपको अपने स्कोर में इंप्रूवमेंट लाने के लिए बहुत ही मदद मिलेगी। तो आज मैं आपको बच्चों चैप्टर नंबर 1 गणित के अध्याय 1 से मैं आज बात करने वाला हूं अध्याय 6 तक के जो MCQ क्वेश्चन, मतलब जो ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना जो बन सकते हैं, उन सभी पर बात करने वाला हूं। तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इसे ध्यान से देखना होगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है कि हमें फाइंड करना है 96 और 404 का HCF। क्या फाइंड करना है बच्चों, HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले आपको 96 के गुणनखंड करना पड़ेगा और 404 के गुणनखंड करना पड़ेगा। तो देखो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि 96 का जो गुणनखंड है वो क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, 96 का अगर हम गुणनखंड निकाले तो 2 से करेंगे, 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 से और करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर उसके बाद में 2 से और करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का टेबल और पढ़ो कि 12 आ जाए कितने बार में, 6 बार में। 2 का टेबल ऐसे पढ़ो कि 6 आ जाए कितने बार में, 3 बार में, और 3 एकम 3। मतलब मैं यहाँ पे देखो ऊपर देखना ध्यान से, मैं 96 को लिख सकता हूं बच्चों 2 की घात 5 की 2 की घात कितनी, 2 की घात 5 गुणा क्या लिख सकता हूं, 3। ठीक है, ऐसे में 404 को क्या लिख सकता हूं बताइए। तो अगर 404 का करना चाहूं मैं तो यहां पर पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, 2 भाई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 बार गया, फिर 0, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 का एक बार और करो, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, फिर 101 के गुणनखंड क्या होगा, वो सेल्फ होगा। तो यहां पर मैं 404 के जो गुणनखंड है वो क्या लिखूंगा, 2 की घात 2 गुणा 101। अब यहां पर प्रश्न हमारा पूछा गया है HCF वाला। यहां पर दोनों की पावर में 2 की घात 2 भी है, यहां पर 2 की घात 5 है, लेकिन ये जो हमें पावर देखना है वो क्या देखना है, जो दोनों में कॉमन हो। मतलब 2 की घात 2 इस प्रश्न का HCF हो जाएगा। मतलब 2 की घात 2 मतलब कितना, 4। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। क्या ये बात आपको समझ में आई, सभी बच्चे को ये समझ में आ गई क्या। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है बच्चों, अगला प्रश्न क्या है हमारा कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो जैसे कि आपको पता है द्विघात बहुपद में आपने पढ़ा था कि शून्यकों का जो योगफल है वो क्या होता है, तो आप बोलोगे माइनस का b अपॉन में a, और वहीं पर गुणनफल क्या होता है, तो आप बोलोगे c अपॉन में a। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या ये बात समझ में आई। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। तो बताइए अपरिमेय संख्या देखना है, तो अपरिमेय संख्या का तो कुछ एग्जांपल आपको ऐसे ही याद होंगे। यहां पर हम बात करें कर्णी 2 की, तो कर्णी 2 क्या है भाई, भाई 2 एक
प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है, इसलिए इसको करनी में लिखा है, मतलब ये क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या। 3 भी एक क्या है अभाज्य संख्या, इसको करनी में लिखी है तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। करनी 5 भी क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर कि ये जो करनी 2, करनी 3 और करनी 5 जो है ना, ये सभी क्या है अपरिमेय संख्या है। क्या ये बात क्लियर है आपको? अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पर 2 चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? 2 चर वाले रैखिक समीकरण की। क्या है इनके युग्म? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर से 0। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर से 0 के अद्वितीय हल होने की क्या शर्त है? अद्वितीय हल का मतलब समझते हो? यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, मतलब रेखा कैसी होना चाहिए इस कंडीशन में? रेखा कैसी होना चाहिए बेटा बताइए? रेखा कैसी होना चाहिए? प्रतिच्छेदी रेखा होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? अद्वितीय हल मतलब एक हल होना चाहिए। एक हल केवल हमें जब रेखा क्या होती है प्रतिच्छेद होती है तभी मिलता है, मतलब तीनों बराबर नहीं होना चाहिए। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है क्या? अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण का विविक्त कर क्या होगा? तो विविक्त कर ज्ञात करने का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो क्या होता है? तो d बराबर से क्या होता है बच्चों? d बराबर से b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यह वाला ऑप्शन कहां पर है? तो यह आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? बताइए सभी को। ये जो 5 प्रश्न किए अभी तक हमने, वो सभी को समझ में आ गए क्या, या किसी को कोई समस्या है? बताओ, किसी को कोई समस्या है क्या? नहीं है ना? तो चलो हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। ये प्रश्न है हमारा समांतर श्रेणी से। तो यहाँ पर एक हमें सीरीज देके रखी है। क्या देके रखी है? 5, 8, 11, 14। इसका हमें 10वां पद पूछा है। कौन सा पद पूछा है बच्चों? 10वां। 10वां मतलब a10। ठीक है, a10 का मतलब हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी होता है, तो वो 9d के बराबर हो जाएगा। इस प्रश्न के अनुसार आपका प्रथम पद क्या होगा? तो आप बोलोगे 5। क्या होगा बच्चों? तो आपने बोला 5। मैंने कहा ठीक है। फिर सारवंतर आपको निकालने के लिए बोला, तो आपने बोला सारवंतर कैसे निकालूंगा भाई? दूसरी संख्या में से पहली संख्या को अगर मैं घटा दूं तो मेरा सारवंतर आ जाएगा। मतलब 3 क्या आ गया? मेरा सारवंतर आ गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। ये 5 हो गया और 9 का 3 से गुणा करूंगा, 9 तिया 27। 27 में जब अगर मैं 5 जोड़ूं तो मुझे क्या मिलेगा? बताइए क्या मिलेगा? 32 मिलेगा। और यही मेरा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो सही विकल्प में 6 प्रश्न बनते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, मतलब 6 क्वेश्चन कितने? 6 नंबर के हो जाएंगे। तो बच्चों अभी हमने है ना जो चैप्टर नंबर 1 है और 1 से लेके 6 तक जितने एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। फिर इसके बाद में हम चैप्टर थोड़े बढ़ाते जाएंगे और साथ में ऐसे ही क्वेश्चन आपकी 30 नंबर की तैयारी मैं ऐसे करा दूंगा कि आपका उसमें स्कोर देखना कितना अच्छा हो जाएगा। आप पेपर देख के आओगे ना, उसके बाद कि आपका पेपर में ऑब्जेक्टिव जो सेक्शन है वो कैसा रहा। ठीक है, वादा करता हूं कि आपको ऑब्जेक्टिव सेक्शन में बहुत अच्छा नंबर दिला सकता हूं। बस आप यहाँ पे शर्त ये है कि पहले आपको क्वेश्चन देखना है, पहले खुद ट्राई करना है, फिर उसके पश्चात आपको नहीं बनता है तो सॉल्यूशन को देखना है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करना है। पहला प्रश्न है कि कर्णी 2 एक खालिस्तान संख्या है। तो कर्णी 2 एक कैसी संख्या है बच्चों? बताइए। आपने इससे पहले भी अभी क्वेश्चन किया था ना, तो वह एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय संख्या है। क्या ये बात सभी को याद रहेगी? ठीक है। अगला प्रश्न है कि 2 बहुपद का गुणनफल एक खालिस्तान होता है। 2 बहुपद का गुणनफल एक खालिस्तान होता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि 2 बहुपदों का जो गुणनफल है ना, वो एक क्या बहुपद ही होता है। ये आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न है कि समीकरण 2x प्लस वाई बराबर से k में यदि x का मान 2 दे के रखा है, y का मान 1 दे के रखा है, तो आपसे k का मान पूछा है। ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली, इसमें आपको x और y का मान रखना है और k की वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ पर रखो बेटा, x का मान रखो, तो x का मान रखोगे तो 2x, मतलब x की जगह 2 रखा, फिर प्लस का चिन्ह लगाया, फिर y की जगह क्या रखा, 1। इसको सॉल्व करो, 2 का 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा और प्लस 1, मतलब 4 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 5, और यही हमारा k का मान रहेगा। मतलब इस प्रश्न के अनुसार हमारा जो k का मान है वो कितना है, 5 है। क्या ये बात समझ में है आपको? ठीक है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो तो विविक्त कर का मान क्या होगा? तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो d है ना, d, ये क्या हो जाएगा, अगर मूल वास्तविक और समान है तो d बराबर से 0 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है। समांतर श्रेणी के कोई 2 लगातार पदों का अंतर खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है बताओ, बताइए क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बच्चों, बताइए, याद है ना आपको, सर्वांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्वांतर कहलाता है। अगला प्रश्न है कि सभी व्रत खालिस्तान होते हैं। तो सभी व्रत कैसे होते हैं बताइए? मतलब 2 व्रत है भाई, तो 2 व्रत आपस में कैसे, जैसे एक व्रत ये है, एक व्रत ये, तो अगर इनकी त्रिज्या समान हो तो मैं बोलूंगा कि सर्वांगसम होते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है एक व्रत थोड़ा बड़ा और एक छोटा, तो इनकी त्रिज्या क्या है, असमान है, मतलब वह कैसा होगा, समरूप होगा। यहाँ पर इस प्रश्न के अनुसार मेरा जो करेक्ट आंसर है वो क्या जाएगा, समरूप जाएगा। मतलब मैं ऐसा बोलूंगा कि जो सभी व्रत है ना वो क्या होते हैं, वो समरूप होते हैं। क्या ये बात याद रहेगी? क्या होते हैं बच्चों, समरूप होते हैं। ठीक है। सर्वांगसम में क्या होता है कि उसका परिमाप और उसकी जो आकृति है वो दोनों कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है सत्य और असत्य से। ठीक है। सत्य और असत्य में क्या प्रश्न है, चलो दिखते हैं बच्चों। प्रश्न है कि 2 संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि 2 संख्या मतलब A इंटू B, 2 संख्या हो गई, उनका जो गुणनफल है उनके HCF और LCM के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा सत्य। ठीक है। क्या अब यहां पर है बहुपद, क्या है हमारा बहुपद, x² माइनस 2x प्लस 3 की जो घात है ना वो 3 है, बोले कितनी है, 3। तो आप ये जो बहुपद देख पा रहे हो क्या, यहाँ पे इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 2। तो इस बहुपद की घात कितनी होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ना कि 3 होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर बच्चों ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। अगला प्रश्न है कि रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। रैखिक समीकरण का जो प्रत्येक हल है उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। तो ये भी कैसी बात है भाई, सत्य है जब तो ये निरूपित कर पाता है कि नहीं, सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक द्विघात समीकरण के एक से अधिक मूल हो सकते हैं। तो आपको सीधा पता होना चाहिए कि कोई भी द्विघात समीकरण है मतलब क्या, ax² प्लस bx प्लस c, भाई इसकी घात अधिकतम कितनी है, 2, मतलब इसके एक से अधिक मूल होंगे। और कितने अधिक होंगे, तो केवल 2 मूल होंगे। एक से अधिक होंगे लेकिन कितने होंगे, 2 होंगे। इसलिए यहां पर यह प्रश्न हो जाएगा हमारा सत्य। ठीक है बच्चों। प्रश्न की श्रेणी 1 2 4 8 डेश 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 एक समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी चेक करने के लिए इनका जो सार्वंतर है वो समान होना चाहिए। तो सार्वंतर को अगर देखना चाहो तो आप यहां से भी देख सकते हो, भाई मैंने एक में एक जोड़ा
तो मेरे को 2 मिला। फिर 2 में मैंने क्या जोड़ा कि मुझे 4 मिल जाए, तो 2 जोड़ा तब 4 मिला। फिर 4 से मेरे को 8 पे जाना है, तो मैंने 4 में 4 जोड़ा तब 8 मिला। मतलब यहाँ पे सार्वंतर क्या है, समान नहीं है, इसलिए मैं इस श्रेणी को क्या नहीं बोल सकता कि यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। इसलिए बच्चों यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? अगला प्रश्न क्या है हमारा कि समरूप आकृतियों के आकार समान होते हैं परंतु अमाप मतलब साइज आवश्यक रूप से समान नहीं होते हैं। तो ये बात तो सत्य है कि जो समरूप आकृति होती है ना, इनके आकार एक जैसे दिखेंगे आपको, लेकिन इनकी जो माप होती है वो क्या नहीं होती है, बराबर नहीं होती है। ये बात क्लियर है? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी मिलाने वाला प्रश्न है, तो ध्यान से देखिएगा, फिर उसके बाद में आपने इसे आगे बढ़ाकर देखना। पहले आप खुद करने की कोशिश करो, यहाँ पर खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, जब नहीं बनता है तब डिटेल में समझो इसको। ठीक है बच्चों, देखो यहां पर है ax प्लस बी। अब इसको इधर कहां पर मिला सकते हैं भाई, ax प्लस बी, यहाँ d ग्रेटर देन 0 है, ये इधर तो भाई कोई भी इसका संबंध नहीं है। यहाँ पे a प्लस एन माइनस 1 इसका संबंध, पहले तो ऐसे सेलेक्ट कर लिया करो जो आपको एक बार में पता चले कि भाई d मतलब विविक्तकार होता है, तो ये कहाँ कनेक्ट हो सकता है, तो ये हो सकता है कहां पर भाई, मूल कैसे वास्तविक होते हैं, तो मूल वास्तविक कब होंगे, जब d ग्रेटर देन इक्वल क्या हो, 0 हो, मतलब d बड़ा है 0 से और बराबर भी, तब ये होगा। तो सेकंड वाले को तो a से मिला दिया। फिर और देखो भाई 9 और 27 का एलसीएम हम फाइंड कर सकते हैं ना, 9 के टेबल में भी 27 आता है और 27 के टेबल में भी 27 आता है, तो 9 और 27 का एलसीएम तो क्या हो जाएगा बच्चों, 27 हो जाएगा। और आपको पता भी है ट्रिक कैसे निकालना है वो। समांतर श्रेणी का nवां पद, अब समांतर श्रेणी का अगर हमें nवां पद निकालना है तो इसको देखना पड़ेगा, किससे मैच करना पड़ेगा भाई, nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या ये बात समझ में? तो ये हमारा 4th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये 27 वाला 3rd का हो जाएगा। ये तो क्लियर है ना। और मूलों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, तो आपने पढ़ा भी c अपॉन में a होता है, तो ये हमारे 5वें का उत्तर हो जाएगा। और AP मतलब सार्वंतर निकालना है, तो हम द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाते हैं, मतलब उसके आगे वाले पद में से उसके पीछे वाले पद को घटाते हैं, तो हमें वो मिल जाता है। तो देखो हमारे यहाँ पर कितने मैच हो गए। अब बचा हमारा रेखिक बहुपद, तो रेखिक बहुपद का ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे उस बहुपद की जो घात है वो कितनी है, वो बताइए कितनी है, तो वो 1 है, इसलिए वो उससे मैच हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है सभी को? बताओ। और ये जो डी वाला है ये दूसरे का उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारी सही जोड़ी एकदम करेक्ट मिल चुकी है। क्या आपने भी यही मैच किया है? बताइए, उम्मीद करता हूं यही मैच किया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हमारा प्रश्न है बच्चों, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है 94 और 40 का HCF क्या होगा। इसका HCF हमें फाइंड करना है, तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा भाई, 94 के फैक्टर बनाना पड़ेगा 94 के, और ठीक उसी प्रकार 40 के भी फैक्टर बनाना पड़ेगा, मतलब उनके गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 94 को अगर हमें देखना है तो हम सॉल्व कर लेंगे भाई, 2 चौके 8, फिर 1 और 4 14, 2 7 14, फिर 47 एकम 67, इसका तो कोई गुणनखंड नहीं होगा। ऐसे 40 है तो 40 का क्या भाई, 2 दूनी 4, फिर 0, फिर 2 एकम 2 मतलब 10 बार, फिर 2 के टेबल में 10 कितनी बार आता है, 5 बार में, फिर 5 एकम 5। तो देखो 94 को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तब उसे हम लिखेंगे 2 इंटू 47। ऐसे ही 40 को जब हम सॉल्व करेंगे इसको लिखूंगा मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। क्या लिखूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 5।
यहां पर अगर HCF देखना है तो ये दोनों के पास में होना चाहिए, तो ये दोनों के पास में क्या है बच्चों, 2 है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या ये बात आपको क्लियर है, इतना समझ में आया आपको, सभी को समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं, ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है बच्चों, नीचे दी गई आकृति, मतलब ये जो साइड में आकृति दी है ना, इसको देखकर आपको बताना है कि इसमें शून्यकों की जो संख्या है ना वो कितनी है। तो बताओ फटाफट, कितनी शून्यकों की संख्या है, कितनी दिख रही है आपको। तो यहां पर आपको ग्राफ एक्स अक्ष पर कितने बार कटते हुए दिख रहा है, तो आप देखो एक पॉइंट है तो ये हो गया हमारा, और दूसरा पॉइंट है ये हो गया, मतलब शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर शून्यकों की संख्या जो है ना वो 2 हो जाएगी। तो मैंने कहा करेक्ट है बच्चा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है कि रैखिक समीकरण y बराबर से mx+3 में यदि x का मान -2 और y का मान 5 हो तब m का मान ज्ञात करना है। मतलब यहां पर हमें m का मान ज्ञात करना है, y का मान हमें बच्चों दे के रखा है 5, m ज्ञात करना है, x का मान दे के रखा है -2 और यहाँ पर 3 पहले से है। 3 को मैंने पक्षांतर किया तो 5 में से 3 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा बताइए। तो आपने बोला कि 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, इधर हमारा बच्चा है m इंटू -2। यहाँ पर m की वैल्यू निकालना है, तो -2 को मैंने इधर भेजा तो 2 बटे में -2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो m की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, -1 आ गई। मतलब यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा m बराबर से -1। क्या ये बात सभी को क्लियर है, बताइए, सभी को क्लियर है ना। अब हम अगले प्रश्न संख्या 4 की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, हमारा प्रश्न है बच्चों कि द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, तो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर से 0। ये द्विघात समीकरण का क्या है, मानक रूप है, जहां पर a क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूं यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहां पर प्रश्न है हमारा एक वाक्य में ही समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी देके रखी है, देखो ध्यान से, क्या समांतर श्रेणी है ये, तो ये है 4 6 8। तो क्या ये समांतर श्रेणी है भाई, 2 बड़ा फिर 2 बड़ा, तो हाँ समांतर श्रेणी तो है। लेकिन यहां पर बात है हमें अंतिम पद कितना देके रखा है, तो अंतिम पद हमें देके रखा है बच्चों कितना, अंतिम पद देके रखा है इन्होंने 40। तो यहां पर हमें पदों की संख्या निकालना है, ठीक है। चलो हम पदों की संख्या को निकाल लेते हैं, पदों की संख्या कितनी आ जाएगी। तो यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, तो हमें पता है an बराबर से a प्लस n-1 इंटू डी होता है। यदि अंतिम पद कितना देके रखा है 40, प्रथम पद है पता हमें कितना 4, n का वैल्यू निकालना है, सार्वंतर कितना है तो आप बोलोगे 2। तो 40, 4 का इधर पक्षांतर किया तो कितना आ जाएगा 36 बराबर से n-1 ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई में 2। अब 2 का पक्षांतर किया तो यहां से 2 को जब मैंने इधर भेजा तो यहाँ 2 कहां पर आ जाएगा, इसके अपॉन में 2 से 36 कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 2 एकम 2, 2 8 16, मतलब 18 बार में n-1। यहाँ पे n का मान चाहिए तो -1 का इधर क्या किया हमने, पक्षांतर किया, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई 18 प्लस 1, मतलब उत्तर आ गया हमारा 19। क्या ये बात समझ में आई आपको, बताइए, ये बात समझ में आ गई क्या। अब आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न क्या है बच्चों, ये है हमारा चैप्टर नंबर 6 से। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, ये प्रश्न है हमारा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जितने भी वर्ग है वो समरूप होते हैं,
तो क्या सभी वर्ग समरूप नहीं होंगे क्या, आप बताओ। बच्चों आपको याद रखना है यहाँ पर कि वर्ग तो समरूप होंगे, अगर वर्ग की वर्ग से तुलना करेंगे तो वो तो भाई समरूप होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सर्वांग-सम होंगे। इसलिए यहां पर हम बोलेंगे कि सभी वर्ग समरूप होते हैं, लेकिन सर्वांग-सम होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, क्या ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, बताइए, आ गए ना। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको आज की जो हमारी क्लास है, जहां पर हमने 30 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से 6 तक जितने बन सकते हैं उन पर डिस्कशन किया है। ऐसे चैप्टर नंबर 1 से 6 के 3 लेक्चर आएंगे, मतलब 3 क्लास आएगी, जिसको आपको ध्यान से देखना है। ठीक है बच्चों, फिर हम उसके बाद में कुछ आगे वाले चैप्टर को कवर करेंगे, फिर उसके बाद में पूरा सिलेबस को कवर करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे 2 नंबर वाले क्वेश्चन और 3 नंबर वाले क्वेश्चन, फिर उसके बाद में हम 4 नंबर वाला क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं यह जो हमारी क्लास है आज की वो आपको अच्छी लगी होगी, हमारी जो मेहनत है वो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के कमेंट में, जो कमेंट बॉक्स है वहां पर एक कमेंट जरूर लिखिए, और आपको और किस पेपर की तैयारी करना है ये भी बताइए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।